हेलो फ्रेंड्स। ये जो आपका आर्टिकल है ये है सेडिशन के ऊपर कि रिसेंटली क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था प्ली टू री एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसका, तो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ये आपका सेडिशन से रिलेट करता है। ये जो सेक्शन है आईपीसी का ये आपका सेडिशन से रिलेट करता है। तो समझते हैं कि सेडिशन लॉ होता क्या है। सेडिशन लॉ देखिए, जो आपका आईपीसी है इंडियन पैनल कोड, उसके अनुसार जो सेक्शन उसका 124A है उसमें डिफाइन किया गया है सेडिशन को। अब सेडिशन होता क्या है? जब भी कोई इंसान किसी भी तरह का अटेम्प्ट करता है या किसी भी तरीके से हेट्रेड, कॉन्टेम्प्ट या एक्साइट या अटेम्प्ट करता है टू एक्साइट डिसअफेक्शन किसके अगेंस्ट, मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कि इस्टेब्लिश की गई है बाय लॉ, मतलब किसी भी तरह का अगर डिसअफेक्शन अगर कोई भी इंसान करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट तो उसके अगेंस्ट सेडिशन लॉ लाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला हुआ या किया हुआ ही आपका काउंट होगा सेडिशन में। सेडिशन में आपका इंक्लूड होता है वर्ड्स, चाहे वो आप बोल के लिख कर हो या लिख के, साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। मतलब कि एक तरह से देखो तो इसमें बहुत वाइड रिप्रेजेंटेशन है सेडिशन लॉ का। एक बहुत वेगनेस आपको दिखेगा कि एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड है कि वो डिसाइड कर सकती है कि क्या सेडिशन है और क्या नहीं है। और जो डिसअफेक्शन जब हम कहते हैं तो इसमें आपका आता है डिसलॉयल्टी और साथ में फीलिंग ऑफ एनमिटी। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें अगर आप पनिशमेंट की बात करो तो इसमें आपको 3 साल से लेके लाइफ टर्म तक पनिशमेंट किया जा सकता है विथ फाइन और विदाउट फाइन। तो इस तरह से आप देखो तो सेडिशन लॉ बहुत ही, एक तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, दूसरा कि इसमें बहुत डीप पनिशमेंट है। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ये चार्ज किया जा सकता है और उसके बाद वो इंसान गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा। तो एक तरह से आप देखो एक वेगनेस है और कितना इसमें डीप पनिशमेंट है। अगर किसी के अगेंस्ट सेडिशन ला रही है गवर्नमेंट तो कितना ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इसका स्टार्टिंग देखें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद सेडिशन लॉ लाया गया, ऐसा नहीं है। इस इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही सेडिशन लॉ था, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसका यूज़ किया था। ये जो थॉमस मैककॉले जो थे ब्रिटिश के, इन्होंने इसे ड्राफ्ट किया था 1837 में ही। और जो सेक्शन 124A है वो इंसर्ट हुआ था 1870 में। इसीलिए सेडिशन को कॉलोनियल समय का लॉ कहा जाता है और इसलिए उसका इतना क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जो ब्रिटिश यूज़ कर रहे थे वही चीज़ इंडियन गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है। किसी भी तरह के अगर गवर्नमेंट को फील होता है कि उसको चैलेंज किया जा रहा है या उसके अगेंस्ट अपने सिक्योरिटी के लिए वो सेडिशन लॉ का यूज़ कर सकती है। तो अगर जजमेंट का बात करें सेडिशन लॉ का तो आप इसमें लिखोगे केदारनाथ और स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, जिसमें जो कोर्ट है वो उसने कहा था, मतलब जो सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपहेल्ड किया था लॉ ऑन द बेसिस दैट दिस पावर वॉज रिक्वायर्ड बाय द स्टेट। मतलब कि केदारनाथ का जो ये केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेडिशन लॉ जरूरी है सरकार के लिए क्योंकि बहुत सारे इश्यूज फेस करती है, सिक्योरिटी इशू, नेशनल इंटरेस्ट इशू, उसके लिए सेडिशन लॉ को रखा जाएगा। लेकिन साथ में इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि कोई पर्सन मतलब ये भी ऐड किया गया कि अ पर्सन कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन ओनली इफ हिज एक्ट्स काउज्ड इंसाइटमेंट टू वायलेंस और इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर। मतलब कि यहाँ पे जो मेन आपका कीवर्ड होगा, एक तो कि इसमें वायलेंस होना चाहिए, ठीक है, या इंटेंशन होना चाहिए जिससे पब्लिक डिसऑर्डर हो। मतलब कि कोई बस बोले कि हम कोई अगर नारेबाजी ही कर दे तो वो सेडिशन नहीं होगा, उसमें वायलेंस का भी एलिमेंट होना चाहिए। उसी तरह बलवंत सिंह एंड स्टेट ऑफ पंजाब ने ये 1995 का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ चिल्लाने से या कुछ वैसा एंटी जो इंडिया स्लोगन देने से आप उसके अगेंस्ट सेडिशन नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली इससे एक पॉइंट क्लियर होता है कि आपका वायलेंस का एक एलिमेंट कोर्ट ने माना कि इंक्लूडेड होना चाहिए या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो तभी सेडिशन का यूज़ करना चाहिए। उसी तरह जो लॉ कमीशन है, जो लॉ कमीशन अलग अलग रिपोर्ट्स निकालती है, तो लॉ कमीशन ने भी सेडिशन पे
रिपोर्ट निकाला है और वो है आपका 39 रिपोर्ट। इसमें लॉ कमीशन ने रिजेक्ट किया है कि सेडिसन, ये जो सेडिसन का है इसको रिपेल नहीं किया जाना चाहिए, मतलब हैड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिपेलिंग द सेक्शन। उसी तरह 42nd रिपोर्ट जो है 1971 में ये रिपोर्ट लाई गई और इसमें लॉ कमीशन ने कहा है कि द पैनल वांटेड द स्कोप ऑफ सेक्शन टू बी एक्सपेंडेड टू कवर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इन एडिशन टू द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें एक तरह से वाइडनिंग की बात की गई है लॉ कमीशन के बारे में कि सेडिशन का जो एरिया है उसको और वाइड किया जाए। उसी तरह आप लॉ कमीशन का जो 2018 का रिपोर्ट है उसमें लॉ कमीशन ने पब्लिश किया है a consultation paper recommending that it is time to rethink or repeal the section 124A। और 2018 में लॉ कमीशन ने माना कि ये समय आ गया है कि रिपील कर देना चाहिए ऐसे लॉ को। रिसेंटली भी जो कंसल्टेशन पेपर है उसमें लॉ कमीशन ने माना कि हैज़ सजेस्टेड इन्वोकिंग 124A टू ओनली क्रिमिनलाइज एक्ट। तो इस तरह से लॉ कमीशन का भी जो आपका व्यू है वो आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमने समझा। अब बात है कि कुछ लोग तो सेडिशन के पक्ष में और कुछ लोग इसके विरोध में, तो समझते हैं कि जो लोग इसके पक्षधर हैं वो क्यों हैं। देखिए, तो मेन चीज़ जो है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी, फर्स्ट फैक्टर इज़ द नेशनल सिक्योरिटी। बहुत सारे हमारे देश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे माओइज्म का प्रॉब्लम है या कोई वैसा एंटी नेशन रिबल ग्रुप्स हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए सेडिशन जरूरी है के अनुसार, जो फेवर करते हैं सेडिशन को। दूसरा कि इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब कि अगर किसी तरह का ओवरथ्रो का अटैम्प्ट चल रहा है जिसमें वायलेंस या इलीगल हो किसी भी तरह का ओवरथ्रो अटैम्प्ट, तो वो उससे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है, जो इलेक्टेड हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका प्रोटेक्शन होता है। तीसरा कि जो अगर इफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वाइट्स पैनल एक्शन, द सेम लॉजिक डिक्टेट्स द कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अट्रैक्ट पनिशमेंट। मतलब कि जिस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पैनल एक्शन लिया जाता है, उसी तरह कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट उसमें भी पनिशमेंट की बात होनी चाहिए। तो ये सारे फेवर्स वाले आपके पॉइंट्स हैं। अगर आप अगेंस्ट देखो कि क्यों सेडिशन को हटाना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आप पहले तो लिखोगे कि ये कॉलोनियल ईरा लॉ है, जैसा मैंने कहा कि एक ब्रिटिशर्स ने भी यूज़ किया और अब इंडियन गवर्नमेंट भी यूज कर रही है, तो ये एक बहुत पुरानी और कॉलोनियल रेलिक है एक तरह से, तो इसलिए डेफिनेटली इसको हटाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है कि अगर कोई भी इंसान अपना जो भी वो उसकी सोच है, उसकी थिंकिंग है, उसको एक्सप्रेस करता है, चाहे वो बोल के या लिख के, तो उसके अगेंस्ट सेडिशन लाया जा सकता है। तीसरा है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल के पास एक डेमोक्रेटिक राइट है टू स्पीच, राइट, उसको अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं और उसके अगेंस्ट जाता है ये सेडिशन। चौथा है कि लोअर कन्विक्शन रेट, मतलब कि बहुत सारे लोग जिनको सेडिशन के अंदर पकड़ा गया है उसका जो रेट है बरी करने का कोर्ट के द्वारा वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इससे ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा सेडिशन का मिसयूज़ हो रहा है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार सेडिशन का जो केस है वो बढ़ा है 47 to 70, मतलब कि 2014 में सिर्फ 47 केसेस थे, वही 2018 में ये 70 हो गए। तो इस तरह से हमने देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरह का सेडिशन लॉ का मिसयूज़ इसमें पता चल रहा है। पांचवा है कि वेग प्रोविज़न, बहुत सारा सेडिशन के ऐसे टर्म्स है जिसका बहुत वेग है और गवर्नमेंट जैसे चाहे उसको इंटरप्रेट और यूज़ कर सकती है, तो इसलिए मिसयूज़ होने का ज़्यादा चांस रहता है। छठा है कि जो बाकी लीगल मेजर्स हैं फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, मतलब कि बाकी भी जो आईपीसी की धाराएं हैं उनका यूज़ होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्टली सेडिशन, जो कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, वो लगा दो, ठीक है। 7th आपका पॉइंट होगा कि परसेप्शन ऑफ लॉ, जो सेडिशन है वो एक तरह का वर्ल्ड ओवर भी एक ख़राब या ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है, तो इसका यूज़ मिनिमम होना चाहिए। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और इससे गलत छवि बनती है दुनिया में इंडिया का, ठीक है। तो ये आपका 7वां पॉइंट है। 8वां है कि जो अलग अलग कन्वेंशन है जो इंडिया ने साइन करके रखा है, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो गया या बाकी भी ऐसे ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, उसके अगेंस्ट ये जाता है, तो ये एक तरह से इनकन्सिस्टेंट है विद इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर और अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट है सेडिशन के।
तो ये हमने कम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। थैंक यू।